ओके जी बच्चों, मई जून 24 का पेपर 3 हमारे सामने है, जिसको हमने कल की क्लास में भी कुछ डिस्कस किया था और आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर द न्यू फैक्ट्री। अब हमें पता है पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टेबल गिवन होगा फोरकास्टेड कैश फ्लो ऑलवेज। वो टेबल यहाँ पे गिवन है, अगर आप देख सकें तो इसी को यूज़ करके हम अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। टेबल गिवन है, ये वाली जो कॉलम है इसका नाम कैश फ्लो है, और हम एक और कॉलम यहाँ पे बना लेंगे जिसका नाम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है, CCF जिसको कहते हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल एडिशन का प्रोसेस करते हैं ताकि हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को कैलकुलेट कर सकें और उसकी बेसिस पे हम अपना पे बैक भी निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, 150 यहाँ ज़ीरो ईयर में वैसे ही लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे -150, क्योंकि ये 150 जो है ये हमने थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये 150 हम लिख लेंगे, ज़ीरो ईयर्स की जो वैल्यू है ये हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बना रहे हैं और उसके बाद हमने सिंपल एडिशन का प्रोसेस करना है। 150 नेगेटिव में है, ये कैश आउटफ्लो है, तो हम लिखते हैं -150 +20, ज़ाहिर है आंसर इज़ -130, वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद -130 +40, तो वो 90 आ गया माइनस में, उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद -90 +80, ज़ाहिर है आंसर इज़ -10, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद -10 +100, तो आंसर इज़ 90, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ कि जितने ईयर्स होते हैं वो हमारी, जितने नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे ईयर्स होते हैं। तो 3 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ज़ीरो को इग्नोर करके, तो हम कहेंगे 3 ईयर्स। और उसके बाद हमने मंथ्स निकालने होते हैं। मंथ्स निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो फार्मूला क्या होता है, रिमेनिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो टाइम्स 12। तो जब 3 ईयर्स हमारे फिनिश हुए तो अभी भी हमारे पास कितने पैसे थे जो हमें चाहिए थे, हमें अभी भी 10 मिलियन और चाहिए थे, तो रिमेनिंग कैश फ्लो 10 मिलियन है। अगले साल हमें कितने पैसे मिल गए, अगर हम देखें तो अगले साल हमें 100 मिलियन मिल गए। हम उन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लेंगे, तो हमारे पास जो मंथ्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे, दैट इज़ 1.2 मंथ्स। तो हम कहेंगे हमारा जो कैश फ्लो है वो है 3 ईयर्स और 1.2 मंथ्स। तो ये इस तरह से हम, ये जो पहला सवाल हमसे पूछा गया है यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। हम कहेंगे हमारा कैश फ्लो है और हमारा पे बैक है 3 ईयर्स और 1.2 मंथ्स। तो ये 1 नंबर की कैलकुलेशन हमसे टेस्ट हुई, ये हम उसको निकाल के दे देंगे। अगली जो कैलकुलेशन हमसे टेस्ट हुई है वो ये है कि कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर द न्यू फैक्ट्री। हमने क्या कैलकुलेट करना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए 4 स्टेप्स की अप्रोच हम यूज़ करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमें याद है क्या होता है कि हम सारी जो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं जो हमें यहाँ पे इस कॉलम में गिवन है उनको ऐड कर लेते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लोज हमारे पास कौन से हैं, 20 +40 +80 +100। तो हम इनको ऐड कर लेंगे, 180 +40 +20, तो आंसर आ गया हमारे पास 240। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, इसमें से इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर देते हैं। 240 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 150, तो ये हमारे पास 90 आ गया। इस 90 को हम क्या कहते हैं, टोटल प्रॉफिट कहते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, हम अपने टोटल प्रॉफिट को ईयर्स के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये 90 डिवाइडेड बाई ईयर्स हमारे पास कितने थे, 4 ईयर्स थे हमारे पास।
90 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास 22.5 आ गया, दैट इज एनुअल प्रॉफिट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं एनुअल प्रॉफिट को विद द एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो 22.5 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट टाइम्स 100। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं गिवन, उसको हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है बच्चों, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। अब एग्जामिनर ने क्लियरली हमें बता दिया है कि रेजिडुअल वैल्यू कोई भी नहीं है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे, दैट इज 150, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। द आंसर इज 75। ये जो 75 हमारे पास आंसर आ गया है, इसको इस फार्मूला में यूज़ करेंगे। 22.5 डिवाइडेड बाई 75 टाइम्स 100, देर इज 30%। तो हम कहेंगे कि हमारी जो ARR है वो 30% है। अगेन ये 30% रेट ऑफ प्रॉफिट है बच्चों। इस 30% को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने हो और ये बताना हो कि हमें नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हम इस इन्वेस्टमेंट को दूसरी इन्वेस्टमेंट जैसा कि डिविडेंड यील्ड रेशो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम इसको करंट जो इसके अलावा बैंक का इंटरेस्ट रेट है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट करवाई जाएंगी, जैसे कि हमने इस सवाल में पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया और साथ ARR कैलकुलेट किया, तो उसकी बेस पे इमीडिएटली हमसे एक और सवाल पूछा जाएगा, इवेल्युएट वेदर SSC वुड इन्वेस्ट इन न्यू फैक्ट्री और नॉट, क्या उसको नई फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। ये सवाल क्यों पूछा गया है, जाहिर है नई फैक्ट्री के मुतल्लिक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसको लाजमी तौर पे हमें गिवन होती है। जैसे कि यहाँ पे भी कल भी हम देख रहे थे अपने पेपर को डिस्कस करते हुए कि उसके पास काफ़ी इंक्वायरीज़ हैं। अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला ये टॉपिक पढ़ें, उसके पास काफ़ी इंक्वायरीज़ हैं कि वो ऐसी क्लोथिंग प्रोड्यूस करे जो कि रिसाइकल मटेरियल से बनती है, रिक्लेम्ड एंड प्रोसेस्ड फ्रॉम द क्लोजिंग, जो कि लोग फेंक देते हैं, थ्रो अवे कर देते हैं। देर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज जो कि ये बना रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके जो सप्लायर हैं वो नॉर्मल सप्लायर से 50% ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए सुनील इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एडिशनल फैक्ट्री विच विल बी फाइनेंस्ड बाय अ बैंक लोन। तो अब जाहिर है बैंक लोन का यहाँ पे जब डिस्कस हो गया और आपने ARR भी निकाल लिया, तो आप कंपेयर भी कर सकेंगे कि इस फैक्ट्री को बनाने में 150 मिलियन लगेंगे। डू यू हैव दैट 150 मिलियन इन योर पॉकेट, इफ यस, क्या आप उन्हें सेविंग्स में रखेंगे तो बैंक कितना इंटरेस्ट देगा, और अगर नहीं, क्या आपको लोन लेना पड़ रहा है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट कितना है। अगर वो इस 30% से ज्यादा है तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा जी, तो आगे और भी, द एक्सपेंडेड बी स्पोक क्लोथिंग टीम विल बी लोकेटेड देयर, ये उसने बता दिया, टुगेदर विद द एडिशनल कैपेसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फास्ट फैशन। दोनों जो उसकी प्रोडक्ट है, फास्ट फैशन क्लोथिंग वो करता है और बीस्पोक क्लोथिंग बनाता है जो कि स्पेशलाइज्ड है, दोनों का ही वहां पे यूज हो सकेगा। एसएससी इज ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू डिजाइन यूजिंग रिसाइकल क्लोथ भी इंट्रोड्यूस कराएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें सारी गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के परस्पेक्टिव में, इंफॉर्मेशन से हमने समझा कि वो एक रिसाइकल मटेरियल से क्लोथिंग प्रोड्यूस करने की नई फैक्ट्री लगाना चाहता है, जहाँ उसकी जो दो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, एक उसके जो स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग है जिनको बी स्पोक कहता है, और इसको रेगुलर फास्ट फैशन क्लोथिंग है जिनको वो सप्लायर्स को बेचता है। वो दोनों जो हैं वो नई वो इंस्टॉल कर, वो दोनों प्रोडक्ट्स ही बनाना चाहता है नई फैक्ट्री में। तो इस पे अब सवाल है कि वेदर ही शुड इन्वेस्ट इनटू द न्यू फैक्ट्री और नॉट। जबकि हमने पे बैक निकाला, दैट इज क्वाइट गुड, 3 years और 1.2 months, बहुत बुरा पे बैक नहीं है, बहुत काफी मुनासिब पे बैक है। और ARR भी हमने निकाल लिया, दैट इज 30%। तो अब सबसे पहले नॉलेज में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कोई डेफिनेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम नॉलेज देते हुए सिर्फ ये करेंगे कि अपने आंसर में जब भी कभी पे बैक, क्योंकि हम यूज़ करेंगे, ऊपर हमने निकाला है, तो उसको डिफाइन करेंगे, ARR को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा NPV जो यहाँ पे नहीं गिवन, लेकिन हम उसको इवेल्युएशन में लिख सकेंगे और उसको वहाँ डिफाइन भी कर सकेंगे कि NPV का भी होना ज़रूरी है ताकि रियल वैल्यूज़ पे कैलकुलेट किया जा सके कि वेदर द बिजनेस शुड इन्वेस्ट और नॉट।
इसके अलावा हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी कैपेसिटी जो है वो उसको 90% यूज़ कर सका है। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर फर्दर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो मशीन्स भी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएंगी और लेबर भी जो है वो शायद डीमोटिवेट होना शुरू हो जाए। इसकी बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। पहला एनालिसिस मैं ये करूंगा कि उसका जो ARR है दैट इज 30%, जो कि काफ़ी गुड है। और ARR 30% हमें बता रहा है कि ये जो बिज़नेस है ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। और साथ ही मैं बताऊंगा कि उसकी जो पे बैक है वो भी 3 years और 1.2 months है, जो कि अगेन एक क्विक पे बैक है। बड़ी जल्दी उसके पैसे उसको वापस भी मिल जाएंगे और फिर उसके ऊपर उसको प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगा। ये मैं पहला एनालिसिस करूंगा, लेकिन इस पहले एनालिसिस की इवैल्यूएशन इसके साथ ही मैं लिखूंगा कि लेकिन ये डिपेंड करता है कि 150 मिलियन जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उसके पास है कि नहीं। अगर नहीं तो क्या वो उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक से ले रहा है, अगर वो ले रहा है तो कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो है वो अ, उसका जो प्रॉफिट है इसी पे डिपेंडेंट है कि वो कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करेगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ दूसरा एनालिसिस हम ये कर सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी 90% यूज़ हो चुकी है। अगर वो 90% कैपेसिटी यूज़ होने के बाद भी नई फैक्ट्री नहीं लगाता तो इसकी जो मशीनरी है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी, लेबर डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएगी, रिजल्ट में उसकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि नई फैक्ट्री लगाए। इसकी इवैल्यूएशन में हम ये लिखेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या वो नई फैक्ट्री में भी उतना क्वालिटेटिव स्टफ प्रोड्यूस कर सकेगा। क्या जो 50% हायर कॉस्ट है जो रिसाइकल्ड मटेरियल की, वो उसके प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी, वो कहीं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो जाएंगे। और ये इस पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है। एक और एनालिसिस, दो ही हमने करने, वैसे दो से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उनकी चेन्स बनानी है, उनको डेवलप करना है, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, उन्हीं चेन्स को हमने डेवलप करते रहना है। एक और एनालिसिस हम ये कर सकते हैं कि जो नई फैक्ट्री लगाएगा वहाँ पे पहले ही इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन लोग बहुत कंसर्न है कि लो वेजेस ना दे। तो अगर ये वहाँ पे हाई वेजेस देना शुरू कर देगा तो इसका रिजल्ट तो ये निकलेगा कि इसके प्रॉफिट्स कम होना शुरू हो जाएंगे और फिर ये मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रह सकेगा। उसकी वजह ये कि केस स्टडी में मेंशन्ड है कि बहुत कंज्यूमर की तरफ से भी प्रेशर और प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से भी प्रेशर है कि वो जो सप्लायर हैं वो लो पेमेंट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट नहीं बाय करनी, तो इसकी भी नहीं बिकेगी। इसको अगर हाई पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर तो जाहिर है इसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे नई फैक्ट्री के अंदर। फिर इसकी भी वैल्यूएशन डिपेंडेंट है कि क्या ये पहले कम दे रहा था, क्या इसकी जो वेजेस थी वो इसके सप्लायर के मुकाबले में लेसर थी या ज़्यादा थी। तो ये हम जो है दो एनालिसिस करेंगे, मैंने यहाँ पे तीन लिख दिए। ठीक है। अब सवाल ये है कि फाइनल कंक्लूजन की तरफ जब हम आएंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे। ये अगेन आपका अपना ओपिनियन होगा। अब्दुल बारी ये कहेगा कि फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू उसको फैक्ट्री लाजमी तौर पे लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड इस वक्त हाई है। तो ओपिनियन अपना दे देंगे और ओपिनियन के साथ अपनी रीज़न भी दे देंगे, और रीज़न जो है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए और केस स्टडी के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, एप्लीकेशन उसके अंदर लाजमी तौर पे होनी चाहिए। फिर हम काउंटर आर्गूमेंट्स डेवलप करेंगे और पॉइंट्स लेके आएंगे। हम कहेंगे ये डिपेंड करता है कि जो 150 का लोन है वो कितने इंटरेस्ट के ऊपर इसको मिल रहा है अगर वो ले रहा है, या अगर वो सेविंग में जाए तो उसको कितना इंटरेस्ट बैंक देगा, कितने पैसे इसको लैंड करने पड़ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट है, क्या वो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करती रहेगी। क्योंकि अगर वो फ्यूचर में बहुत लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करेगी और इसको लग रहा है कि डिमांड में हाइक शॉर्ट टर्म है, तो फिर शायद इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि न्यू फैक्ट्री में रिस्क कितना है, उसको चलाएगा कौन, उसकी मैनेजमेंट कौन देखेगा। अगर इसको लगता है कि इसकी फैमिली, इसके लोग उस न्यू फैक्ट्री को चला सकते हैं और बहुत सक्सेसफुली चला सकते हैं, फिर तो ये रिस्क वर्थ टेकिंग है। और अगर इसको लगता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल, तो फिर शायद इस रिस्क को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक फाइनल ओपिनियन, फाइनल कंक्लूजन फिर आप दे सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस आई बिलीव कि फैक्ट्री जो है वो लगा लेनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो ये इस सवाल का, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसकी डिटेल और उसका आंसर है।